नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने आया हूं यह सेशन आपका भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है और भारत की राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और जानते भी होंगे। तो आज हम फैक्ट बेसिस पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो परीक्षा है उसमें फैक्ट ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या एसएससी हो या रेलवे हो या किसी भी अन्य प्रकार के जो प्रतियोगिता परीक्षा देने जाएंगे, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद के हिसाब से भी अगर देखेंगे तब भी यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और विदाउट अनुच्छेद भी देखेंगे तब भी यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज जो टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ राष्ट्रपति से संबंधित, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो बातें हैं उसकी योग्यता क्या होगी, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में क्या योग्यता होती है, उनकी निर्वाचन क्या है, किस प्रकार से निर्वाचन होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। चुनाव संबंधी विवाद होने पर क्या होगी, शपथ कहाँ लेते हैं और उनके वेतन भत्ते, कार्यकाल और इम्पीचमेंट संबंधी सारी बातें यहाँ पे होगी। यह प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए किसी भी प्रारंभिक परीक्षा जो कि आप पहला स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देने जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह सेशन चलाया जा रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से सेशन चलाए जाएंगे, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा जहाँ पर आपके फैक्ट बेसिस पे होते हैं, वहीं मुख्य परीक्षा आपका एकदम डिस्कस पर आधारित होगा और आपकी जो है ज्ञान पर आधारित होगा। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। और प्रारंभिक परीक्षा में चूँकि आपके पॉलिटिकल साइंस से जेपीएससी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भाग बटे हुए हैं। 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, फिर गुड गवर्नेंस से पूछे जाएंगे, फिर आपका जो है लोक प्रशासन हो गया, इन सभी से मिला के पूछे जाते हैं। तो आज इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रारंभिक परीक्षा में आपको सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप किस प्रकार से पढ़ें कि क्वेश्चन अधिकतम हल हो जाए और जो आपको समय को बर्बाद न करे। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उसी के अनुरूप यह सेशन है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित, जो कि कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का एक संवैधानिक अध्यक्ष होगा, यानी कि संविधान के जो अध्यक्ष होंगे वह राष्ट्रपति होंगे। यानी कि भारत के तमाम जो बड़े पद हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ नागरिक अगर कोई होगा तो वह राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में कहता है, संविधान के अनुच्छेद 52 यह कहता है भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होंगे और उन्हीं का 52 का 53 में कहते हैं कि उनकी समस्त कार्यकारिणीय शक्तियाँ उन पर निहित होगी। 53 कहती है कि समस्त कार्यकारिणीय शक्तियाँ उन पे निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति पे निहित होगी समस्त कार्यकारिणीय शक्तियाँ। भारत के संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा और संघ की सभी कार्य प्रणाली है, जितने भी कार्य हैं उनके सब पर उनका जो है योगदान होगा और सबके पावरफुल जो अधिकारी होंगे या जो अध्यक्ष होंगे वह हमारे राष्ट्रपति होंगे। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, यह जो है यह अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। वे अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो अनुच्छेद 52 आपका कहता है, और वह सबका जो है प्रमुख होगा, यानी कि वह अध्यक्ष होगा, पूरे देश का प्रथम नागरिक होगा, यही यह कहता है। और दूसरा कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका है उसका भी प्रधान राष्ट्रपति ही होगा और वह जो है जितनी भी शक्तियां हैं सारी शक्तियां किस पर निहित होगी, राष्ट्रपति पे निहित होगी। वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के अनुसार जो है कार्य को करेंगे या कार्यों का संपादन करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। उसकी योग्यता क्या होगी, तो यहाँ पर योग्यता संबंधी बातें होंगी। तो योग्य कौन होंगे राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति के बनने के लिए जो योग्यता है वह योग्यता संबंधी बातें अनुच्छेद 58 में कही गई है। और अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि सबसे पहले तो वह राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यानी कि विदेशियों को यह आपका व्यवस्था नहीं दिया गया है कि वह भारत में आके यह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके। तो भारत का पहला नागरिक होना चाहिए
और उसकी जो है उम्र आयु जो है वो 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यानी कि 35 वर्ष से कम उम्र के कोई भी कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत नहीं कर सकते। यानी कि दूसरा बात हो गया कि उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुकी हो। लोकसभा का सदस्य लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, यानी कि उनको उनकी योग्यता उतनी हो कि जिससे कि लोकसभा का सदस्यता के रूप में भी अगर चुनाव किया जाए तो वह आराम से चुने जाने लायक हो। चौथा है इसमें कि लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी भी प्रकार के लाभ का पद कहने का मतलब क्या होता है यह जान लें कि लाभ का पद जो होता है वह होता है कि वह कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों का राज्यपाल जो है वह हो सकते हैं, परंतु इसके अलावे जो है जो सरकारी नौकरी है या किसी अन्य प्रकार से सेवा के बदले में पैसे ले रहे हैं या वेतन भत्ता मिल रहा है तो वह लाभ का पद समझा जाएगा और लाभ का पद पर जो होंगे वे राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं होंगे। इसके अलावे भी ये पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, परंतु ये 4 प्रमुख है जिसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्यों कहने का मतलब क्या है इसे जान लें, क्योंकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा बहुत शॉर्टकट में ली जाएगी इसमें, इसलिए इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रारंभिक परीक्षा जब शॉर्टकट में ली जाएगी तो शॉर्टकट में आपको जानने की ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में आपको बर्डन हो नहीं है, तो इसलिए ऐसा काम ना करें, बल्कि वो काम करें जिससे आप आसानी से क्रैक कर सकें। निर्वाचन, जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है, वह अनुच्छेद 55 के तहत आती है और निर्वाचन में बहुत सारी बातें भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, एक चुनाव मंडल के द्वारा संपन्न कराया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इसका जो चुनाव पद्धति है या जो चुनाव प्रक्रिया है वह होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का कहने का मतलब है कि प्रत्येक मत का एक वैल्यू होता है, जो वैल्यू के लिए एक फार्मूला होता है जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य संख्या उसको गुने 1000 से करते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रतिनिधित्व जो है तय किया जाता है। इसके बाद है कि इसमें जो है कि दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो मनोनीत सदस्य है चूँकि वह राष्ट्रपति से ही मनोनीत होते हैं तो उनका उसके पीछे कुछ लॉजिक हो जाएगा कि हमको इनको वोट देना है या ये करना है, तो इसलिए मनोनीत सदस्यों को यहाँ से हटा दिया गया है। तो राज्य जो है सेंट्रल का लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे इनके चुनाव में। और राज्य विधानमंडलों के सेंस में क्या है, वहाँ पर भी जो जहाँ पर विधानसभा है या जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर भी जो निर्वाचित सदस्य है वही इसके इलेक्शन में भाग लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ याद रखने का है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के वे सदस्य भाग लेंगे जो निर्वाचित होंगे, यानी कि जो निर्वाचन में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, अन्यथा भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि दूसरा हो गया कि यहाँ पर दोनों ही राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य संख्या गुने 1000 से आपको वहाँ मत को बराबर किया जाता है। इसके अलावे एक और फार्मूला है, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, कुल मत को आपका कुल निर्वाचित सांसद से भी डिवाइड किया जाता है। यह दूसरा नियम हो गया। तो दो नियमों के आधार पर यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव है या निर्वाचन है वह संपन्न की जाती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है वह 55 है। 55 के आधार पर यह फैसला लिया गया। अगर निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कहीं पर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसके विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो वह उच्चतम न्यायालय में होगा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे ये आपका फैसला होगा और उनका जो निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय होगा। यह किसमें बोला गया है, यह अनुच्छेद 59 में आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो
निर्वाचन या चुनाव संबंधी अगर कुछ विवाद होता है तो वह विवाद कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय में जाएगा और उसके द्वारा जो अंतरिम निर्णय होगा वही मान्य होगा। तो उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय इसमें मान्य होता है। इसके बाद होता है इनका शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, और भी प्रोसेस है, जैसे नामांकन में क्या क्या चाहिए वो सब बातें यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है बहुत ज़्यादा प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो शपथ वे लेंगे मुख्य न्यायाधीश के सामने। ओथ की जो प्रक्रिया होती है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेंगे, और अगर उनकी अनुपस्थिति होती है, अगर वे अनुपस्थित रहते हैं उस दौरान, तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय का, उनके समक्ष वह जो है अपने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल आपका जो मुख्य रूप से है 5 वर्षों का होता है, जो कि अनुच्छेद 56 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 56 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुनाव जीत के आएंगे और 5 वर्षों तक वह राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। दूसरी बार भी वे चुनाव लड़ सकते हैं और फिर से 5 वर्षों तक, तो अधिकतम वे 10 वर्षों तक शासन में रहेंगे राष्ट्रपति के पद पर। परंतु यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तीसरी बार चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक परंपरा चलाई थी, जिस परंपरा का आज भी निर्वाह हो रहा है। और कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ने के बाद तीसरी बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ी। इस आधार पर यह मान लिया गया है कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं वह 2 बार ही पद में रहते हैं, उससे ज़्यादा पद में नहीं रह सकते। तो यहाँ पर यह मामला हो जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, या अनुच्छेद 56 कहलाता है। वेतन और भत्ता क्या है, देखिए वेतन और भत्ता इसके पहले जो था 2.5 लाख था, परंतु अभी जब 7वां वेतन आयोग का गठन हुआ तो 7वां वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों की भी वेतन वगैरह वृद्धि हो गई। इसके पश्चात राष्ट्रपति को अभी जो करंट वेतन मिलता है वह 5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है, और अभी राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता है वह 5 लाख है और सिंचित निधि से भारित है, ऐसा जानते हैं आप लोग। और यह अनुच्छेद 59 का भाग 3 में वर्णन किया गया है इसके बारे में। और यहाँ पर इनके अलावे जो भत्ते हैं वह क्या होता है, निःशुल्क सरकारी निवास मिलता है, जिसमें किसी प्रकार का आपका किराया नहीं लगता है, सारे व्यवस्था उसमें होते हैं, जिसे हम लोग मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं या राष्ट्रपति भवन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हो, पानी बिजली टेलीफोन सारा फ्री होता है उसमें। एक अब नया चीज जोड़ी गई है, वो है मर्सिडीज बेंज कार। जो है मर्सिडीज बेंज कार राष्ट्रपति को चलने के लिए दिया जाता है, जो कि भारत का राष्ट्रपति जो भी होगा वह मर्सिडीज से चलेंगे, और उनका चिकित्सा संबंधी सारे खर्च जो है वह भारत सरकार वहन करेगी। महाभियोग, अगर पद से हटाने के लिए एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर महाभियोग। तो महाभियोग की जो चर्चा की गई है वह अनुच्छेद 61 के तहत की गई है, और अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की चर्चा हुई है। तो अनुच्छेद 61 क्या कहती है, महाभियोग किन किन परिस्थितियों में और कहाँ लाई जा सकती है। तो महाभियोग कार्यकाल के दौरान ही लाई जा सकती है, कार्यकाल के बाद महाभियोग इम्पीचमेंट नहीं लगेगी। पहला शर्त यह होता है, और दूसरा शर्त होता है यह दोनों सदनों में कहीं पर भी महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह लाया जा सकता है, चाहे इवन लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी स्थान पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके बाद का महाभियोग कैसे लाएगा, उसका एक ही टर्म है कि संविधान का अगर उल्लंघन करता है तभी महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाई जा सकती है, अदरवाइज नहीं चलाई जा सकती है। जब लगे कि सांसद सदस्यों को ये लगे या सांसदों को ये लगे कि नहीं राष्ट्रपति जो है वह संविधान की अवहेलना करते हुए काम कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में महाभियोग या इम्पीचमेंट की बात की जाती है, परंतु ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसके लिए भी दोनों सदनों में जहां भी महाभियोग लाई जाएगी उन दोनों सदनों को मिला के 2/3 के बहुमत से आपको वह महाभियोग को पार करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जटिल बात होती है और आसानी से नहीं आती है। तो यहाँ पर महाभियोग संबंधी बातें हैं। तो एक प्रक्रिया हो गई कि वह नेचुरल 5 साल में सीट खाली कर देंगे। दूसरी प्रक्रिया होगी अगर उन्होंने संविधान की अवहेलना की है, संविधान को आपका अल्ट्रा वायलेट की है, तो
उनको उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो यह परंपरा है। और इसके बाद जो पद की रिक्ति के संबंध में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति की किसी भी कारण से मृत्यु हो गई हो या महाभियोग की प्रक्रिया चली गई हो उसमें, या सीट खाली हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका उपराष्ट्रपति जो है उनके कार्यों का निर्वाह करेगा, परंतु 6 महीने के भीतर ही वो चुनाव संपन्न करानी होगी। अभी तक आपने देखा होगा कि इस प्रकार की जो भी परंपरा रही है या इस प्रकार की जो भी बातें होती हैं, उन बातों को अगर ध्यान में देखेंगे तो आपको महाभियोग अगर नहीं लगी हो कभी भी और महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं गुजरी है, तो भी आपको इलेक्शन उसके सीट खाली होने के पहले ही हो जाती है। और उसी प्रक्रिया और उसी परंपरा के आधार पर हमारा आज भी जो है राष्ट्रपति का संविधान में जो वैल्यू है वह वैल्यू बना हुआ है। तो यह नियम है कि 6 माह के भीतर इसका जो है चुनाव हो जाना चाहिए और उसमें आपकी सारी बातें उसके अंदर हो जाती है। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पावर, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसी वीडियो में मैं बता दूंगा ताकि आप लोगों को कहीं समस्या ना हो जाए। तो नेक्स्ट तो बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। और राष्ट्रपति के शक्तियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले होती है जो विधायी शक्तियाँ, यानी कि साधारण शक्तियाँ या सामान्य शक्तियाँ, जनरल पावर्स, और दूसरा होता है आपातकालीन शक्तियाँ। और इन्हीं के आधार पर इन्हें हम इन भागों में बांट सकते हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, सैन्य शक्ति और राजनयिक शक्ति। तो ये सारे राष्ट्रपति के पावर्स हैं। इन पावर का वो उपयोग करते हैं। जैसे कि कार्यपालिका शक्ति में क्या करते हैं वो जान लें। कार्यपालिका शक्ति में सभी कार्यकारिणी का अध्यक्ष जो कि राष्ट्रपति होता है, इसलिए सभी प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और उनके मंत्री परिषद का भी, प्रधानमंत्री के जो मंत्री परिषद है उनकी भी नियुक्ति में इनका हाथ होगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वह करेंगे। सर्वोच्च और उच्च दोनों न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कैग, ऑडिटर जनरल और महालेखा परीक्षक, राज्यपाल और वित्त आयोग, इन सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति करेंगे। इस प्रकार से ये कार्यपालिका शक्ति इनके अंदर में है। इसके बाद आते हैं हम विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति के तहत क्या होता है, जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य और खेल कूद से, जो कि आपका जो है वह ख्याति प्राप्त लोग हैं जिन्होंने देश का नाम या गौरवान्वित किया है और जिन्हें जानकारी हो उस क्षेत्र के बारे में। तो वैसे 12 सदस्यों का नामांकन जो है या मनोनीत करेंगे कौन, राष्ट्रपति करेंगे। सदनों को आमंत्रित करेंगे और उन्हें स्थगित भी करने का पावर राष्ट्रपति को है। लोकसभा को भंग करने का जो है वह पावर भी राष्ट्रपति को है। और दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक का भी अध्यक्षता करने का पावर राष्ट्रपति को है। और वह दोनों जो है राष्ट्रपति, ऐसे कोई विधेयक आ जाता है तो उस परिस्थिति में दोनों ही सदनों को संयुक्त रूप से संबोधन भी राष्ट्रपति करते हैं। इनके हाथ में वीटो पावर होता है और विधेयक की स्वीकृति भी इन्हीं के नाम से होती है। वीटो पावर कहने का मतलब ऐसा पावर जिससे किसी विधेयक को रोका जा सकता है या टाला जा सकता है या पास नहीं होने दिया जा सकता है, इसे हम वीटो पावर कहते हैं। इस प्रकार के पावर बहुत बार प्रयोग हो चुके हैं और जब हम उसे मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो इस बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ वीटो पावर जाएंगे। वित्तीय शक्ति के तहत इनको वित्तीय विधेयक की सिफारिश करते हैं, वित्त विधेयक की सिफारिश करते हैं। इन्हीं के सिफारिश पर वित्त विधेयक आते हैं। आकस्मिक निधि का नियंत्रण इनके हाथों में होता है। बिना इनके सिग्नेचर के आकस्मिक निधि का जो व्यय है वह नहीं हो सकता है। तो आकस्मिक निधि का नियंत्रण इनके हाथ में होगा। प्रत्येक 5 वर्षों में इन्हें वित्त आयोग का गठन करना होता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति यह करते हैं। साथ ही साथ राज्यों और केंद्र के बीच में करों का विभाजन इनके ही हाथ में होती है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के तहत अगर देखेंगे तो न्यायाधीशों की नियुक्ति खास करके जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।
और किसी जघन्य अपराध के लिए अगर कोई दोषी करार दिए जाते हैं और वो आपका क्षमादान के लिए राष्ट्रपति को एप्लीकेशन देते हैं या राष्ट्रपति से क्षमादान की गुहार लगाते हैं, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से और उन्हें किसी तरह से समाधान हो जाए कि इन्होंने वह कृत्य नहीं किया है, तो ऐसी परिस्थिति में वे उन्हें क्षमादान भी कर सकते हैं या उनकी जो सज़ा है उसे कम कर सकते हैं या फिर उनके रूप में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है उनको न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है और वे किसी भी न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। इस बारे में आपातकालीन शक्तियों के तहत आप जानते हैं कि बाह्य आक्रमण के स्थिति में देश में आपातकाल लगाया जा सकता है या आंतरिक जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर भी वह लगा सकते हैं। इसमें आपातकाल और वित्तीय अस्थिरता होने पर भी आपातकाल लगा सकते हैं। सैन्य शक्ति के तहत क्या आता है कि सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और जो राष्ट्रपति के द्वारा ही तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी भी नियुक्ति होती है। युद्ध और शांति सारी बातें राष्ट्रपति के नाम पर संबोधित होती है, राष्ट्रपति के अनुसार ही युद्ध और शांति की बातें की जाती है। तो यहाँ पर बाह्य आक्रमण और जो युद्ध शांति या तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सारी पावर्स राष्ट्रपति के पास ही होती है। इसके अलावा भी एक शक्ति और है जिसे राजनयिक शक्ति कहते हैं। यानी कि राजनयिक शक्ति के तहत क्या होता है, किसी दूसरे देश से यानी कि अपने देश के अलावा कहीं भी पड़ोसी देश या बाहर विदेश में किसी प्रकार की संधि या समझौता होता है तो वह समझौता राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति का पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि दूसरे देश के राजनयिक यहाँ रहेंगे या यहाँ के राजनयिक किस देश में रहेंगे इसका भी निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। और एक चीज़ होता है कि किसी भी समझौता या संधि या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भी बातें होंगी वह राष्ट्रपति के नाम पर ही बातें होंगी और सभी बातों का उनके जीवन से लेना देना होता है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर ही सारी बातें होती है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपके एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेंगे नहीं और सभी प्रश्न आपके पकड़े जाएंगे। और राष्ट्रपति से संबंधित यह चैप्टर जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है, यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इस सेशन का एंजॉय करें और आप इस सेशन को बार बार देखें। दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं छूटने जा रहा है क्योंकि यहाँ से जितने प्रश्न आए हैं आज तक उन सभी प्रश्नों के आधार पर यह सेशन बनाया गया और यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बार बार देखें, आसानी से समझ में आ जाएगी सारी बातें। धन्यवाद, जोहार। नेक्स्ट सेशन में फिर से कुछ लेके आऊँगा, तब तक के लिए जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।